जय भारत एंड हेलो डियर द्वितीयांश। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री पोर्शन का सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के 6 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। तो अगर कोई बेस है तो वो किसी मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा वो हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए अगेन हम सेम एक्टिविटी जो हमने एसिड के लिए की थी वो रिपीट करेंगे, लेकिन एसिड में हमने वहां पे ऐड किया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी जगह पे हम यहाँ पे लेने वाले हैं डाइल्यूट NaOH या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम ऐड कर रहे हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। मतलब हमने यहाँ पे कौन सा मेटल लिया है, हमने लिया है जिंक मेटल। नाउ उसमें हम ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स डाइल्यूट NaOH। हम क्या ऐड कर रहे हैं उसमें, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर एक कॉर्क लगा देंगे और कॉर्क से हमने कॉर्क को जो है यहाँ पे हम हीट करने वाले हैं। सॉरी, जो हमारा ये जो सॉल्यूशन है उसको हम हीट करने वाले हैं। मतलब कि जो हमने जिंक ग्रेन्यूल्स में हमने ऐड किया है डाइल्यूट NaOH, तो वो जो हमारा मिक्सचर हो रहा है यहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो उससे क्या होगा, तो उससे फ्रेंड्स यहाँ पे जो जिंक ग्रेन्यूल्स है उसका डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे बात को समझिए, जब हमने यहाँ पे NaOH यानी कि बेस की जगह पे जब हमने एसिड लिया था, हमने लिया था H2SO4, तो उस केस में हमें ये जो हमारा एपरेटस है उसको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे हमें उसको हीट करना पड़ता है। क्यों, इसलिए हीट करना पड़ता है क्योंकि जिंक को NaOH के साथ रिएक्शन करने के लिए बाहर से हमें एनर्जी देना पड़ेगा। सिर्फ जिंक को आपने NaOH में ऐड कर दिया तो इतना फास्ट और इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन हमें रिएक्शन क्या हो रहा है वो देखने के लिए हमें उसको हीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिएक्शन को करने के लिए बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे दोनों के बीच में कोई रिएक्शन होगा और जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें ऊपर जो हमने कॉर्क लगाया हुआ है, वो कॉर्क से हमने एक डिलीवरी ट्यूब जो है उसको निकाल दिया है, जैसा हमने एसिड के केस में किया था। ओके, और ये जो डिलीवरी ट्यूब है उसका जो एंड होगा उसको हमने रखा है सॉल्यूशन ऑफ सोप में। मतलब यहाँ पे एक बीकर है, उसमें हमने लिया है सॉल्यूशन ऑफ सोप, और जो डिलीवरी ट्यूब का एंड होगा वो कहाँ पे होगा, सोप सॉल्यूशन के अंदर होगा। ऐसा क्यों करते हैं वो आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम बाद इस पोर्शन में हमें यहाँ पे, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बबल्स का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा मतलब क्या होता है, वहां से गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। कभी भी अगर आप देख रहे हो कि कहीं से बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब वहां से कोई गैस निकल रहा है। तो ये गैस जो है फ्रेंड्स, वो ये जो डिलीवरी ट्यूब है उससे होते हुए, इस पोर्शन से होते हुए कहाँ जाएगी, वो ये जो हमारा सोप सॉल्यूशन है उसमें एंटर होगी। अब जैसे ही बबल्स जो है फ्रेंड्स वो सोप सॉल्यूशन में जाएंगे तो अगेन वहां भी हमें इस तरीके से बबल्स का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलेगा। अब बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है मतलब वहां से गैस निकल रहा है, लेकिन कौन सा गैस निकल रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो गैस यहाँ पे निकल रहा है उसके नियर बाय हम लेके जा रहे हैं एक कैंडल। ओके, तो जैसे ही कैंडल जो है फ्रेंड्स उसके गैस के कांटेक्ट में आएगी तो हम देखेंगे कि वहां से, जैसा आप यहाँ पे सुन पा रहे हो, पॉपअप साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। ओके, तो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगेन हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि अगर पॉपअप साउंड से प्रोड्यूस हो रहा है मतलब बात यह है कि वहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइटेस्ट गैस है। ओके, कलरलेस एंड अडरलेस गैस है, मतलब उसका कोई टेस्ट भी नहीं है, उसका कोई स्मेल भी नहीं है, और उसको हम देख भी नहीं पाएंगे, उसका कोई कलर भी नहीं है। तो फिर उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक टेस्ट किया कि जो हाइड्रोजन गैस जो है उसको अगर कैंडल के नियर बाय लेके जाते हैं तो वहां से पॉपअप साउंड से वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो कंबस्टिबल गैस है। तो वहां से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे डाइल्यूट NaOH और जो जिंक ग्रेन्यूल्स है उनके बीच में रिएक्शन होकर हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। ओके, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट हाइड्रोजन इज बबल्स अराउंड द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। मतलब बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस जो है वो जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जिंक ग्रेन्यूल्स, ये बबल्स क्यों फॉर्म होता है, बिकॉज जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विथ NaOH। हमने लिया है यहाँ पे डाइल्यूट NaOH, सो जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विथ NaOH फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैस विच
व्हेन पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सोप फॉर्म्स बबल, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ओके, सो यहां से हमें क्या पता चलेगा दैट व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विथ पॉपिंग साउंड। ओके, जब पॉपअप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रहा है। ओके, तो मतलब यहाँ पे बात क्या है, हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की। तो मतलब क्या कोई मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है? तो हाँ, जिंक मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है। तो फ्रेंड्स, जब जिंक का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगा, जिंक का रिएक्शन होगा बेस के साथ, तो क्या फॉर्म होगा? हमने देखा यहाँ पे कि H2 गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है। तो दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन क्या बनेगा? सो केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, हमने यहाँ पे लिया है जिंक और उसका रिएक्शन हम कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा और फॉर्मेशन होगा Na2ZnO2 प्लस H2। हमने ये देखा कि यहाँ पे H2 गैस तो इवॉल्व हो ही रहा है, तो H2 को हमने निकाल दिया यहाँ से। ओके, तो क्या बच गया? Na2ZnO2। इसका नाम है फ्रेंड्स सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 को हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, जो एक सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। तो मतलब यहाँ से हमें बात पता चल रही है फ्रेंड्स कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर किसी बेस का रिएक्शन हम करते हैं मेटल के साथ, तो वहां से क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, यहाँ पे एक और बात फ्रेंड्स कि जब हम बात करते हैं Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट की, तो Na2ZnO2 जो है फ्रेंड्स वो एक आयोनिक कंपाउंड है। मतलब कि इसमें दो आयंस अवेलेबल है। एक है फ्रेंड्स उसमें Na प्लस आयन और दूसरा उसमें है ZnO2 माइनस आयन, जिसको हम बोलते हैं जिंकेट आयन। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात यह है कि जो ZnO2 माइनस है वो क्या है? उसको हम बोलते हैं जिंकेट आयन। ओके, तो जिंकेट आयन सोडियम के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करता है? Na2ZnO2। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट NaOH। नाउ फ्रेंड्स, जब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल की, तो यहां से हम एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं दैट व्हेन एनी बेस रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन होगा कि क्या हर बेस, मतलब जितने भी बेस हमारे पास अवेलेबल है, वो सारे बेस सारे मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि सारे बेस सभी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, या फिर बोले कि सभी मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। सिर्फ कुछ मेटल्स ही ऐसे हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन से मेटल्स जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं? तो फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने देखा, जिंक जो है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ, एल्यूमिनियम जो है फ्रेंड्स वो रिएक्ट करता है बेस के साथ, और सिमिलरली टीन जो है फ्रेंड्स वो भी रिएक्ट करता है बेस के साथ। इसके अलावा बाकी जो मेटल्स है फ्रेंड्स वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, तो ये जो मेटल्स है फ्रेंड्स इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल्स। क्यों एम्फोटेरिक बोलते हैं फ्रेंड्स? इसलिए क्योंकि ये मेटल्स जो है वो बेस के साथ एज वेल एज ये मेटल्स जो है वो बेस के साथ एज वेल एज ये मेटल्स जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं। मतलब ये मेटल्स जो है वो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि जब जिंक जो है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ यानी NaOH के साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है NaOH के साथ, तो वो फॉर्म क्या करेगा? NaAlO2, जिसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। इस सोडियम एल्यूमिनेट में क्या है फ्रेंड्स? ये भी एक सॉल्ट है। ओके, प्लस H2 गैस तो इवॉल्व हो गई होगा। तो फ्रेंड्स, सब मेटल्स जो है वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जो मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन करते हैं वो इस तरीके से सॉल्ट जो है वो फॉर्मेशन करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होता है। तो बात ये हो गई फ्रेंड्स कि जब मेटल जो है वो एसिड के साथ या फिर बेस के साथ, अगर दोनों में से किसी के भी साथ अगर रिएक्शन करता है तो वहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होता है। लेकिन सारे मेटल्स जो है वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। कुछ मेटल्स जो एम्फोटेरिक मेटल्स हैं वो ही बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये डिस्कशन हुआ हमारा फ्रेंड्स रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। नाउ फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं
रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड्स। सो फ्रेंड्स ये चीज जो है वो हमने पहले भी डिस्कस कर ली है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस बोलिए या फिर रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड बोलिए, दोनों केस में रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है, दोनों केस में रिएक्शन हो रहा है इन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ओके, तो हम यहाँ पे कोई भी एसिड और कोई भी बेस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हमें यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में ये मिल रहा है दैट व्हेन बेस रिएक्ट विथ एसिड, और बोलिए कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, तो अगर हम बात करते हैं बेस की, हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिया है NaOH, तो जब NaOH का एक्वा सॉल्यूशन हमने लिया है उसका अगर हम रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ, तो उस केस में क्या फॉर्म होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ से जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से होगा, तो हमें ये बात पता है कि यहाँ से H2O जो है वो तो इवॉल्व होने ही वाला है, H2O तो निकल नहीं वाला है। ओके, तो यहाँ से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है उसको हम निकाल देंगे, या फिर आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, मतलब इसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें Na+ आयन है एंड OH- आयन है। अगर HCl की बात करें तो उसके अंदर H+ आयन है एंड Cl- आयन है। तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि फर्स्ट कंपाउंड का पॉजिटिव आयन जो है वो सेकंड के नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा, और सेकंड कंपाउंड का जो पॉजिटिव आयन है वो फर्स्ट के नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा। तो हमें पता है फ्रेंड्स कि Na+ और Cl- अगर कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म NaCl सोडियम क्लोराइड। क्लियर, लेकिन H+ एंड OH- क्या फॉर्म करेंगे फ्रेंड्स, H+ प्लस OH- क्या फॉर्म होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H2O दैट इज वाटर। ओके, तो यहां से फॉर्म हो रहा है फ्रेंड्स हमारे पास वाटर। ओके, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl का रिएक्शन किया तो क्या फॉर्म हुआ, NaCl प्लस H2O। हम कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, हम यहाँ पे ले रहे हैं मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी हमारे पास एक बेस है, इसका हमने लिया एक्वा सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे NaCl जो है उसका हमें एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा और वाटर जो है वो लिक्विड शेड में मिलेगा। तो KOH का अगर हम रिएक्शन करते हैं मान लीजिए H2SO4 के साथ, एक और एसिड ले लिया, एक और बेस ले लिया, तो जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो वहां से क्या फॉर्म होगा, तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पॉजिटिव आयन है K+, यहाँ नेगेटिव आयन है OH-। अगर बात करें H2SO4 की तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन कौन सा है, 2 टाइम्स H+ है। ओके, और नेगेटिव आयन कौन सा है, SO4 2- सल्फेट आयन है। तो फर्स्ट का पॉजिटिव आयन कंबाइन होगा सेकंड के नेगेटिव आयन के साथ, और सेकंड का पॉजिटिव आयन कंबाइन होगा सेकंड का पॉजिटिव आयन कंबाइन होगा फर्स्ट के नेगेटिव आयन के साथ। तो H+ एंड OH- क्या फॉर्म करेंगे, तो हमें पता ही है, दे विल फॉर्म H2O इन लिक्विड स्टेट। K+ प्लस SO4 2-, देखिए K+ मतलब पोटेशियम का वैलेंसी +1 है, सल्फेट का 2- है, तो ये सल्फेट का जो 2- चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 पोटेशियम चाहिए, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा K2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन, पोटेशियम सल्फेट प्लस H2O। तो देखिए NaCl जो है वो एक सॉल्ट है, K2SO4 जो है वो एक सॉल्ट है, आप कोई भी एसिड और कोई भी बेस लेके रिएक्शन कर सकते हैं, वहां फॉर्मेशन होगा सॉल्ट प्लस वाटर का। क्लियर, और ये जो रिएक्शन है फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलते हैं, आई होप आपने सुना होगा कभी, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, देखिए नाम से ही पता चलता है हमें, न्यूट्रलाइजेशन मतलब वहां पे न्यूट्रल फॉर्म हो रहा है, मतलब जब कोई बेस एसिड के साथ या फिर कोई एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो जो सॉल्ट प्लस वाटर होता है वो जो फॉर्म होता है, वो जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वहां से जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो प्रोडक्ट में ना तो एसिड है ना तो बेस है, मतलब जब बेस और एसिड दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो वो न्यूट्रल हो गए और उन्होंने फॉर्म कर दिया सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन एक बात अभी आपको यहां पे समझनी पड़ेगी कि जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, हमने ये डिस्कस किया कि अगर बेस प्लस एसिड का रिएक्शन होगा तो वो होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब वहां पे न्यूट्रल फॉर्म हो रहा है, मतलब ना एसिड फॉर्म हो रहा है ना बेस फॉर्म हो रहा है। लेकिन क्या हर बार ऐसा ही होता है, देखिए सॉल्ट का फॉर्मेशन तो होता ही है, लेकिन क्या सारे सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होते हैं? न्यूट्रल का मतलब ये है कि उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा, लेकिन क्या सारे सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल ही होते हैं? ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। सॉल्ट जो होते हैं वो भी एसिडिक नेचर के होते हैं और सॉल्ट जो होते हैं वो बेसिक नेचर के भी होते हैं।
तो कौन से सॉल्ट्स एसिडिक नेचर के होंगे, कौन से सॉल्ट्स बेसिक नेचर के होंगे, ये सारी बातें फ्रेंड्स हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इतने याद रखिए कि इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें ना तो एसिडिक नेचर होता है ना तो बेसिक नेचर होता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हाँ देखिए, अगर NaCl है तो वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, वो ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। ये बात मुझे कैसे पता चली? तो फ्रेंड्स वो जो टॉपिक है वो हम आगे चलते हुए डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर। वहां पे समझ जाओगे कि कौन सा सॉल्ट जो है वो एसिडिक होता है, कौन सा सॉल्ट जो है बेसिक होता है एंड कौन सा सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होता है। क्लियर? लेकिन दिमाग में ये बात रखिएगा कि सॉल्ट जो होते हैं वो भी एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बेस की। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। फ्रेंड्स देखिए, याद कीजिए हमने डिस्कस किया था एसिड के बारे में, जब हमने बात किया था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो वहां हमने बात डिस्कस किया था दैट रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटालिक ऑक्साइड, और यहां पे क्या है रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? तो फ्रेंड्स यही हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। फर्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं कि अगर कोई बेस जो है वो अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए जब कोई बेस रिएक्शन करता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो वहां से फॉर्म होता है अगेन सॉल्ट एंड वाटर। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है NaOH और उसका हम रिएक्शन करते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड, मतलब कोई नॉन मेटल होगा उसका ऑक्साइड हमें लेना है। तो मान लीजिए हम ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड क्या होगा? CO2 होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन होता है बेस के साथ तो वहां से क्या फॉर्म होगा? तो देखिए वहां से वाटर का फॉर्मेशन तो होने ही वाला है, H2 तो निकलने ही वाला है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन निकलने वाला है। ओके, तो फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ओके, ये क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम कार्बोनेट क्या है फ्रेंड्स? सोडियम कार्बोनेट अगेन क्या है? एक सॉल्ट है। तो मतलब जब NaOH का बेस का रिएक्शन होता है मेटल के ऑक्साइड के साथ तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट, और फॉर्म हो रहा है वाटर। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम रिएक्शन करते हैं NaOH का किसी और नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? तो देखिए अगेन H2 निकल जाएगा, मतलब H2 तो का फॉर्मेशन होने ही वाला है, वाटर तो मिलेगा ही हमें। साथ में क्या मिलेगा? तो देखिए Na है, SO2 है, तो दोनों के बीच में कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा? तो यहाँ पे फॉर्म होने वाला है Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि हमें सॉल्ट मिल रहा है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब कोई बेस का रिएक्शन अगर हम करते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ तो वहां से भी क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता हुआ हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जब बेस का रिएक्शन होता है नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ तो फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां से एक बात देखिए कि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं आर एसिडिक इन नेचर। अच्छा, याद कीजिए फ्रेंड्स, जब हमने बात किया था एसिडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में, तो हमने डिस्कस किया था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। यहाँ पे उसका ऑपोजिट है, अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड है तो नेचर में एसिडिक होंगे। ओके, सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स, मतलब उनका नेचर जो होगा वो एसिडिक नेचर होगा। ओके, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं दे फॉर्म्स एन एसिड ऑन द रिएक्शन विद वाटर। हमें ये कैसे पता चला कि हमारा जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो नेचर में एसिडिक है? तो याद कीजिए जब हमने बात किया था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में, तो हमें कैसे पता चला था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो वैसे हमने डिस्कस किया था कि जब मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका अगर हम रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, या फिर अगर उनको हम ऐड करते हैं वाटर में, तो जो मेटल के ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे वो फॉर्म करेंगे बेस को। ओके, मतलब वो फॉर्म करेंगे अल्कली। तो जो मेटल के ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं वो फॉर्म करते हैं बेस को। मतलब मेटल के ऑक्साइड को जब हमें वाटर में डाला तो उन्होंने बेस का फॉर्म किया, मतलब मेटल के ऑक्साइड खुद क्या हो गए? बेसिक नेचर के हो गए। तो सेम चीज यहाँ पे है फ्रेंड्स, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे फ्रेंड्स, अगर उनको हम वाटर में ऐड करते हैं तो वहां से एसिड का फॉर्मेशन होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर उसको हम ऐड करते हैं CO2 में से या फिर उसको पास करते हैं CO2 में से, तो वहां से फॉर्म होने वाला है H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। ओके, ये क्या है? कार्बोनिक एसिड। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हम ले रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड और उसको हम वाटर में से पास करते हैं, ये गैस स्टेट के अंदर होंगे, तो उनको अगर जो सल्फर डाइऑक्साइड उसको अगर हम वाटर में से पास करते हैं तो वहां से फॉर्म होगा H2SO3, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक नहीं है यहाँ पे, सल्फ्यूरस एसिड है क्योंकि यहाँ पे H2SO3 है। ओके, और अगर हम ले रहे हैं SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसका अगर हम रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो वहां से फॉर्मेशन होगा H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने लिए हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड और उनका अगर हमने रिएक्शन किया है वाटर के साथ तो वहां से क्या फॉर्म हो रहा है? वहां से फॉर्म हो रहा है सारे एसिड्स। ओके, तो एक चीज फ्रेंड्स हम यहाँ पे समझ में आ रही है जो हमने डिस्कस किया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, कि अगर मेटल के ऑक्साइड्स हैं तो क्या होंगे? नेचर में बेसिक होंगे, लेकिन अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं तो वो नेचर में क्या होंगे? एसिडिक होंगे। ओके, इसीलिए हमने जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है उसका रिएक्शन किया है बेस के साथ। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड खुद क्या होंगे? इन नेचर एसिडिक होंगे। ओके, तो मतलब जब हम बेस प्लस एसिड करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हम यहाँ पे बेस प्लस मेटल के ऑक्साइड करेंगे तो क्या होगा? वो तो बेस ही होने वाला है। ओके, इसलिए हमने क्या लिया है? हमने ऑपोजिट लिया है। अगर बेस है तो हमने लिया है नॉन मेटल ऑक्साइड, अगर एसिड है तो हमने लिया है मेटल के ऑक्साइड्स। तो वहां से क्या फॉर्म होगा? अल्टीमेटली सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब नॉन मेटल के ऑक्साइड है उसका अगर रिएक्शन करते हैं बेस के साथ तो भी फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर का, और अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन करते हैं बेस के साथ तो भी फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर का। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो क्या होंगे? नेचर में एसिडिक ही होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर में समझ में आया होगा, और अगर फ्रेंड्स आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल अद्वैत अचीवर्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, हम प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो आप हमारा एप्लीकेशन अद्वैत अचीवर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रेंड्स आप हमारी वेबसाइट advaitachievers.com के ऊपर विजिट भी कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय भारत एंड विद्यार्थी देवो भव।